उत्तराखंड में पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फरार चल रहे आरोपी भाजपा नेता संजय धारीवाल का भी कोई पता नहीं है। अब हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने संजय धारीवाल समेत 3 लोगों पर इनाम घोषित कर दिया है। आरोपी भाजपा नेता और 2 अन्य आरोपियों की तलाश में एसआईटी सहारनपुर से यूपी के बलिया तक छापेमारी कर रही है। पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले में अब संजय धारीवाल की तलाश हो रही है और छापेमारियों का दौर जारी है। तो हरिद्वार पुलिस में 25,000 का इनाम घोषित किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। एक खबर देहरादून से है। 9 फरवरी को पत्थरबाजी के मामले में पथराव करने वाले युवाओं की पहचान हो रही है और पुलिस ने आम लोगों से भी पहचान बताने की अपील की है। पुलिस की तरफ से जारी किया गया नंबर और पहचान बताने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ये देखिए, तमाम जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, इनके जरिए लोगों से अपील की गई है कि जो पत्थर चलाने वाले लोग थे उनकी पहचान बताएं और पहचान बताने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और प्रशासन और पुलिस का कहना है कि जो छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन था उसको कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की और उन्हीं को अब पहचानने की अपील की गई है। मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठनों ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं और धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। और चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रवि केतुरा जुड़ गए। रवि, जिस तरीके से ये अपील की गई है कि लोगों को पहचाना जाए, क्या क्या माध्यम अपनाए जा रहे हैं उन लोगों की पहचान करने के लिए, और जो आंदोलन पर छात्र बैठे हुए हैं क्या सभी पर मामले दर्ज हो रहे हैं? बिल्कुल अवधेश, देखिए जो 9 फरवरी को जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, उसके बाद तमाम पुलिस पहले भी ये बात कह रही थी कि ऐसे युवा इस प्रदर्शन में शामिल हो गए थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई उसके बाद जो है तमाम जो कई चोटें पुलिस वालों पर भी आई हैं और वहाँ जो और लोग खड़े थे उन पर भी आई हैं। इसके बाद अब पुलिस ने फ़ोटोज़ जारी की हैं, एक वीडियो जारी किया है और एक मोबाइल नंबर भी उन्होंने जारी किया है कि जो भी लोग ऐसे लोगों को पहचानते हैं वो पुलिस को जानकारी दें, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जिन्होंने युवाओं के इस प्रदर्शन को खराब करने की पत्थरबाजी कर कोशिश की थी। तो उस नंबर पर जो भी लोग अगर ऐसे युवाओं के बारे में, ऐसे संदिग्ध लोगों के बारे में बताते हैं जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात अब पुलिस द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शहीद स्मारक पे जिस तरीके से लगातार जो सत्याग्रह है वो युवाओं का जारी है और यहाँ पर 50 से 60 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन में आईपीसी 188 के तहत जो है कार्रवाई यहाँ पर भी हो गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी यहाँ से युवा नहीं गए हैं। 2 मांगे हैं जो बार बार हम बता रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग और दूसरा अपने साथियों की रिहाई, क्योंकि 13 लोग जो इनके साथी हैं वो अभी जेल में हैं, जिस पर कि कुछ देर में आज जमानत को लेकर फैसला भी आना है, क्योंकि कल 1 दिन का और वक्त पुलिस को दिया गया था। सरकारी अधिवक्ता ने 5 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन 1 दिन का वक्त दिया गया था। तो आज ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी जमानत को लेकर, तो उसका भी इंतजार है, लेकिन फिलहाल सत्याग्रह जारी है और अब पुलिस आगे। और रवि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या ये संभव है कि कुछ जो आंदोलनरत छात्र उनसे बात हो सके, अगर वो आसपास हैं तो? बिल्कुल, देखिए मैं शहीद स्मारक पर भी इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और आज ये 5वां दिन है, इन युवाओं का 5वां दिन है, सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रदर्शन हम उग्र नहीं करेंगे और किसी भी तरीके की कोई नारेबाजी यहाँ पर नहीं होगी और जो भी काफ़ी लोग यहाँ पर उनको मिलने आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो किसी तरीके का प्रदर्शन उग्र नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके का सत्याग्रह है। हमने देखा कि 5 दिनों में भले ही वो उठने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है, लेकिन वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अच्छा, आज तो जमानत पर भी आज बात होनी है इस पर विषय में तो हमें नहीं है पता, बस ये है कि पहले तो ये 11 तारीख की बात हुई थी, फिर ये 13 हुई, बस ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ाए जा रहे हैं। ये सरकार डरी हुई है, अगर बॉबी भाई को वहाँ से छोड़ा जाता है वो संपूर्ण साक्ष्यों के साथ खड़े हैं बेरोज। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 144 के उल्लंघन में, आप लोगों पर भी 144 का उल्लंघन, पहली बात तो ये उधर 144 का उल्लंघन नहीं था। कल कालसिम में जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे हजारों के हिसाब से आदमी थे और जो हम विरोध करने के लिए हमें पुलिस ने वहीं से उठा लिया था सर, वहीं पे
चौक से, डाकपत्र चौक से उठा लिया था। जो पत्थरबाजी करने वाले हैं उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, आप लोगों का इस पर क्या सर हमें ये नहीं पता कि किस अराजक तत्वों ने उतनी भीड़ में, देखो बच्चे जाए थे वो अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे वहाँ पे, हमें नहीं पता किसने वहाँ पत्थरबाजी करी होगी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब जब बच्चे चाह रहे हैं कि पहली बात है तो पेपर नहीं होना चाहिए था, जब पेपर हो गया है तो अब कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? कब सर जब तक बॉबी भाई यहाँ नहीं आ जाते हम तब तक यहीं हैं। देखिए अवधेश, कुछ ही देर में आज जमानत को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होनी है। 13 जो साथी अंदर जेल में, उनका साफ तौर पर कहना है बाहर जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे, क्योंकि 6 इसमें ऐसे लोग भी थे, अभ्यर्थी थे, उनको पेपर देने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए थे डीजीपी को कि इन लोगों को जो है पेपर सेंटरों तक ले जाया जा सके, लेकिन उनकी जमानत होने के बाद भी उन्होंने अपने बॉन्ड साइन नहीं किए। एक साथ बाहर आएंगे तब तक 13 लोग अंदर रहेंगे, इस तरीके की जो बात है वो जेल से भी सामने निकल कर आई है। अभी इंतजार युवाओं को इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है कि बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि टकराव दोनों तरफ से है और क्या स्थिति आगे बनती है। बेरोजगार युवाओं का धरना जारी है, साथियों की रिहाई की मांग को लेकर युवा डटे हुए। वहीं अब राजनीतिक दलों का भी युवाओं के धरने को समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया है। शहीद स्मारक के बाहर धरना, रोजगार के सवाल पर संग्राम जारी। युवाओं के धरने को आप और यूकेडी का समर्थन। 4 दिन बाद भी परीक्षा भर्तियों में धांधलियों पर छिड़े संग्राम की आग ठंडी नहीं हुई है। बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और परीक्षा भर्तियों के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पूरे कचहरी परिसर में भले ही पुलिस ने धारा 144 लागू की हो, लेकिन भीड़ एकजुट है। हालांकि अब शांतिपूर्ण तरीके से युवा अपने धरने को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां लगातार बढ़ती भीड़ पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। देहरादून के शहीद स्मारक पर युवाओं का धरना चौथे दिन भी जारी है और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। फिलहाल पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें 4 दिन से यहाँ पर बनी हुई हैं। जो युवा हैं वो यहाँ से हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। जिला प्रशासन हो, पुलिस की टीम हो, लगातार उनके साथ बातचीत हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो मांग है सीबीआई जांच और अपने साथियों की रिहाई, उसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। अगर आप बाहर की तस्वीर देखेंगे, क्योंकि आज सोमवार है, कल यहाँ पर इतनी हलचल नहीं थी, लेकिन आज जो कचहरी परिसर है उसको खोल दिया गया है और बाहर भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं की मांग है कि जिन भर्तियों में धांधली हुई है उनकी सीबीआई जांच हो और जब तक जांच पूरी न हो कोई भर्ती न कराई जाए। सर हमारी एक ही मांग है कि हमारे जो अध्यक्ष बॉबी परमार जी है और उनके 12 साथी है, उन्हें 22 जज से सम्मानित यहाँ पे लाया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। उसके बाद वो जो कहेंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। जी सर, देखिए हमारा ये है कि जब तक बॉबी भाई बाहर नहीं आते तब तक हम यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। हम अब हमारे जो समर्थक हैं हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को आप बनाए रखें, कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान ना डालें। जैसे जैसे धरना आगे बढ़ रहा है, सियासी पारा भी हाई हो रहा है। देहरादून में बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई और छात्रों की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विरोध में भारी संख्या में सचिवालय की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक लिया। शहीद स्मारक पर चल रहे धरने को यूकेडी और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला है। विरोध में धरना जारी है। युवाओं के धरने में यूकेडी और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे और बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से है। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा बयान आया है। कल कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाएंगे सतपाल महाराज। महाराज के निशाने पर एक बार फिर से ब्यूरोक्रेट आ गए हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के मर्ज का मामला है। थामी सरकार के कल की बैठक में ये मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा गूंजेगा। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, उत्तराखंड में नौकरशाही की निरंकुशता और नेताओं के टकराव की खबरें आम हैं, इस बार क्या हो गया है? बिल्कुल, देखिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़े बयान देते रहे हैं, चाहे वो एसीआर का मसला हो, चाहे फिर अधिकारियों की तरफ से मनमानी का मसला हो। आज जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ये बयान आया है कि जो अलग अलग विभागों के कामकाज का
मर्ज यहाँ पर किया गया था, लेकिन उनमें बिल्कुल नजरअंदाज मंत्री को किया गया है, चाहे सतपाल महाराज हो, गणेश जोशी हो, धन सिंह रावत हो। और साफ तौर पर उन्होंने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। और कल धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी और उसमें धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा बड़ा बन सकता है, यानी ये गर्मा सकता है, जिसके चलते उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बार फिर सवाल सतपाल महाराज ने उठाए हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में मंत्री अधिकारियों की सियार लिखते हैं और उत्तराखंड में ऐसा चलन नहीं है और एसीआर मंत्रियों को ही लिखनी चाहिए। लेकिन ये पहला बयान ऐसा नहीं है अवधेश, इससे पहले भी उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर सतपाल महाराज सवाल उठाते रहे हैं और मनमानी का जिस तरीके से आरोप अधिकारियों पे लगाते हैं, तो उसी क्रम में आज फिर एक बार फिर उन्होंने साफ तौर पर ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया है। और ये जिस तरीके से दो विभागों के कामकाज को मर्ज किया जाना था, उसमें मंत्रियों को अनदेखा किया गया है, जिसकी नाराजगी खुलकर आज सामने आई है। और साफ तौर पर कल कैबिनेट बैठक में जो मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा है वो गर्मा सकता है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी उसके बाद क्या स्थिति बनती है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। विधानसभा भर्ती मामले में सियासत का नया शंखनाद हुआ है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच हुई तो भाजपा सरकार के कई लोगों पर गाज गिरेगी। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आना तय है। विधानसभा भर्तियों में हुई धांधली के मामले में राजनीति फिर से तेज हो गई है। इस बार उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और विधानसभा भर्तियों पर हुई जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत का आरोप है कि अगर मामले की जांच हुई तो आधी भाजपा सरकार जेल में होगी। अगर जांच हो गई तो उनमें बहुत सारे लोगों ने तो पैसे देके नियुक्तियां हुई हैं। अब वो तो दोनों तरफ से मारे गए, पैसा भी चला गया और आज नौकरी भी नहीं रही। आप क्या मानते कि अगर इसकी जांच हो गई तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार जो है जेल में होंगी। हरक सिंह रावत ने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। आरोप है कि विधानसभा में 80% लोगों से पैसे लेकर नौकरी दी गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कर्मचारियों पर हुई। जिन नेताओं ने नौकरी दी उन तक जांच की आज भी नहीं पहुंची। ऐसे में हरक सिंह रावत ने नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफे की मांग कर डाली। जो नियुक्ति जिनकी हुई है उन्होंने कोशिश करनी थी ना, मैं पहले कह रहा हूँ, हर आदमी कोशिश करता, उन्होंने कोशिश की, वो उनकी नियुक्ति हो गई, उनको आपने सजा दे दी। लेकिन जिसने गलत काम किया, जिसने अपराध किया, उसको तो दी नहीं आपने सजा। हरक सिंह रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, आज की तारीख में आप जानते हैं कि अभी ये मामला माननीय कोर्ट के अधीन है, तो इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड में भर्तियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी एक्शन ले चुकी है, लेकिन अब हरक सिंह रावत के बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार उफान लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भर्ती मामले पर बयान को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्ती पहले ही निरस्त की जा चुकी है। उधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी हरक सिंह पर पलटवार करते नजर आए। गड़बड़ियां हो रही हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सभी जगह जहां भी गड़बड़ियां होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहां भी आएगा हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाएं और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए, जिससे कि 100 मोटों में आकर सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पारदर्शिता से हों और किसी बिना गड़बड़ी के हों। चीज़ में मैं कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं, तो इतना ही बहुत है। बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर नेशनल हाईवे पर बने ब्लैक स्पॉट हाउस को न्योता दे रहे हैं, लेकिन
NHAI इन गड्ढों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट होने के बाद नारसन से हरिद्वार तक हाईवे पर 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिनकी मरम्मत की जानी थी, लेकिन अभी तक इन ब्लैक स्पॉट की मरम्मत नहीं हुई। आपने देखा होगा जो रजवाहा वहाँ का था, उसकी शिफ्टिंग का काम चल रहा है और NHAI के लोग आए थे, उसकी पूरी विजिट करके गए हैं। एक्चुअली ये रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है बड़ा हाईली टेक्निकल होता है और उसके अपने नॉर्म्स होते हैं। तो उन्होंने सारी विजिट करके जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं उस पर उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही वो इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। हो सकता है कि ये सैंक्शनिंग स्टेज पर। चंपावत में जहां शारदा कैनाल लहर में डूब रहे बुजुर्ग को गोताखोरों की टीम ने बचा लिया। बुजुर्ग की उम्र 65 साल बताई जा रही है, जो बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। बचाए गए बुजुर्ग ने बताया कि वो नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी कैनाल नहर के पास अचानक से उसका पैर फिसल गया और नहर में गिर गया। पिथौरागढ़ क्षेत्र की रामगंगा, सरयू, काली, धौली, मंदाकिनी, गौरी नदियों के तटों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नमामि गंगे के तहत भारी भरकम धनराशि नदी की घाटों के सफाई के नाम पर खर्च की जा रही है। उसके बावजूद हालात जस के तस है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब जिला प्रशासन जागा है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बैठक कर निर्देश दिया है कि नदी के घाटों की सफाई की जाए। इसके लिए बनी समितियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। नमामि गंगे की बैठक ली थी, उसमें जो भी आसपास जो भी घाटों के किनारे जो कूड़ा एकत्रित हो रहा है, चाहे वो रामेश्वर घाट हो या थल हो, इसके लिए जो भी संबंधित लोग हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है कि घाटों की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे भी इस तरह की अस्वच्छता वहाँ निरीक्षण के दौरान पाई जाएगी तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए इसके अतिरिक्त हम लोग थल में जो यहाँ का बहुत बड़ा घाट है उसके भी निरीक्षण उसमें साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से समिति भी बनाई है और उनको भी बोला है कि उसका एक प्रॉपर प्लान बनाए सो दैट कोई आगे इस तरह की अस्वच्छता वहाँ पर न दिखाए। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने नैनीताल की वादियों को निहारने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल नसीरुद्दीन शाह अपनी पत्नी रत्ना पाठक के साथ नैनीताल घूमने आए हैं। इस दौरान वो सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचे, जहां स्कूल के स्टाफ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नसीरुद्दीन ने स्कूल के साइंस लैब, कॉलेज फ्रंट, व्यायामशाला, डाइनिंग हॉल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के सभागार हॉल में अभिनय करके पुरानी यादों को ताज़ा किया। और चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर सहकारी बैंक में भर्ती में गड़बड़ी पर सीएम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जहां भी गड़बड़ियां होंगी कार्रवाई वहां की जाएगी, जांच के बाद ही कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सहकारी बैंक में भर्ती में गड़बड़ी के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने 3.5 करोड़ की लागत से अलकनंदा नदी के किनारे पर बने स्नान घाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर के लोगों की काफी समय से मांग थी कि यहां पर घाट बनाए जाएं, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। स्नान घाट की डिमांड थी और आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के हमारे जो जल शक्ति मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के प्रयासों से आज विधिवत इसका उद्घाटन हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर नगर निगम अब विधिवत रूप से भी बन गया है और विकास के काम कोई यहाँ रुकेंगे। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बावजूद भी बर्फबारी न होने का सीधा असर अब सेब की बागवानी में पड़ेगा। उद्यान विभाग की माने तो बर्फ न पड़ने से फलों में नमी न मिलने से हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार आने वाले समय में बेस्वाद होगी, जिससे हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी कर रहे काश्तकारों की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फ़बारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक 0 माइन वैरायटी और भी कुछ वैरायटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बात उत्तराखंड में बर्फीले मौसम की। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई है। केदारपुरी में फिर लौटा हिमयुग, बाबा की नगरी में स्वर्ग सा सुंदर नजारा।
केदारपुरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये भगवान शंकर की नगरी केदारपुरी है। नजारा ऐसा कि धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया है। केदारनाथ मंदिर के पास का नजारा देखिए, कई फीट तक बर्फ जम गई है। मंदिर के पास का नजारा ऐसा मानो ग्लेशियर हो। केदारपुरी में बर्फ ऐसे जम गई है कि सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। मंदिर के पास का नजारा भी बेहद लुभावना है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। केदारपुरी में स्थित होटल और धर्मशालाएं बर्फ से ढक गई हैं। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हो, मगर केदारपुरी में हो रही बर्फबारी देखने वालों के मन को मोह रही है। बर्फ से घिरा बाबा का धाम केदारनाथ इस बर्फीले माहौल में भी अलग ही दिखाई दे रहा है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।